बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा है रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अच्छा, इसमें पीछे हमने शुरू में ही इस अल्डिहाइड्स की जो प्रेपरेशन वाला हमारा लेक्चर था उसी के शुरू में भी बात की थी कि कार्बोनाइल जो कंपाउंड हैं, इनमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो पोलैरिटी की वजह से कुछ फीचर्स रखता है। एक फीचर हमने ये बात की थी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिएक्शन वो करवा सकता है कि उसकी एक साइड पॉजिटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन उसकी नेगेटिव है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में वो इन्वॉल्व हो सकता है। वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इस तरह भी है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आए और इस पे अटैक करे तो कार्बन मौजूद है, और ये खुद ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल बन के किसी पे अटैक करे तो माइनस चार्ज इसके पास भी मौजूद है। ठीक हो गया। फिर हमने कहा था न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक है इसको दो चीजें मैटर कर रही है, कि इंडक्टिव इफेक्ट हमने कहा था और एक हमने स्टेरिक इफेक्ट कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो और या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे हैं, डोनेटिंग लगे हैं तो कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को कम कर रहे हैं, तो रिएक्टिविटी को भी कम या ज्यादा करेंगे उसी हिसाब से। और स्टीरिक इफेक्ट में हमने कहा था कि जिसने भी आके अटैक करना है वो कार्बोनाइल वाली कार्बन पे करना है, तो उसके ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं ये छोटे हों, जैसे फॉर्मल्डिहाइड में तो ज्यादा रिएक्टिव है, ये ग्रुप बड़े होते जाएंगे तो रिएक्टिविटी भी वो कम होती जाती है। अब यहाँ पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर कि अल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, या फॉर्मल्डिहाइड सारे जो कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड और कीटोन सारों से ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड क्यों है। तो उसका आंसर हम फिर यही देते हैं इसी वे में कि ये स्टीरिक इफेक्ट जो है इसको सामने रखते हुए। ठीक हो गई। अब इसके रिएक्शंस को जब हम देखते हैं तो रिएक्शंस की कैटेगरी में जी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ये है। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, हमने बात की थी ना शुरू में कि दूसरा कार्बोनाइल की पोलैरिटी की वजह से उसके साथ जुड़ी जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है वो एसिडिक हो जाती है और वो H प्लस की शक्ल में निकल सकती है, तो इस तरह के रिएक्शन भी है। और तीसरा जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं या रिडक्शन रिएक्शंस हैं। चार बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा ना कि जिसमें एल्डिहाइड कीटोन आगे कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जा रहे हैं, और रिडक्शन रिएक्शन वो होंगे कि जिसमें वो वापस अल्कोहल की तरफ आ रहे होंगे ना, अल्कोहल या अल्केन की तरफ जहां से वो चले थे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास जनरल तो ये है, न्यूक्लियोफाइल आता है कार्बोनाइल की कार्बन पे अटैक करता है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो जाता है जिसको प्रोटॉन वाटर दे देता है, या मीडियम में कोई और प्रोटॉन बेरिंग स्पीशीज जो है वो प्रोटॉन दे देती है, तो वो OH में कन्वर्ट एक एडिशन प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। लेकिन ये इस रिएक्शन को दो, एक एसिड कैटालाइज भी है ये और ये बेस कैटालाइज भी, दो तरह से ये कैटालाइज किया जाता है। अगर आप बेस कैटालाइज को देखें तो उसमें हम कहते हैं कि जो बेस जो है वो आके न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना उससे एक प्रोटॉन लेके उसे न्यूट्रल से माइनस स्पीशी में बदल देती है, यानी वीक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देती है। अब न्यूक्लियोफाइल फिर आगे कार्बोनाइल पे अटैक करके प्रोडक्ट हमें दे देता है, यानी आप कह सकते हैं जो बेस है वो क्या करती है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देती है। कार्बोनाइल की कार्बन को वो कुछ नहीं कहती, कार्बोनाइल की जो कार्बन है जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसको वो कुछ नहीं कहती, लेकिन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को वो बढ़ा सकती है बेस जो है। तो इसका मतलब आप बेस कैटालिसिस वहां इस्तेमाल करेंगे जहां आपके अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो कमजोर है। ठीक हो गई। अच्छा, और एसिड कैटालाइज जो एडिशन है, एसिड कैटालाइज जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा कि एसिड आके क्या करता है वो कार्बोनाइल के साथ इंटरेक्शन करता है कि उसकी ऑक्सीजन जो है पार्शियल माइनस चार्ज वाली लोन पे रखने वाली वो प्रोटॉन टेक कर लेती है, जो कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है इस दो स्ट्रक्चर्स के अंदर। और इसमें आप देख लें कार्बन के ऊपर पहले पार्शियल पॉजिटिव था, अब वो फुल पॉजिटिव की तरफ मूव कर चुकी है, तो इसका मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर बढ़ा दिया गया है। तो आप कह सकते हैं जो एसिड है वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को करता है, लेकिन वो क्या करता है वो न्यूक्लियोफाइल्स को कुछ नहीं कहता, वो कार्बोनाइल की कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को बढ़ा देता है ताकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो उसके लिए ये अवेलेबल कर देता है कार्बन को ताकि रिएक्शन हो सके। ठीक हो गए। अब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है, ये आप HCN के साथ
तो अच्छा, याद रखने के लिए देखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन की तरफ चलेगी जो नेगेटिव थी, और सीएन जो पार्शियल नेगेटिव था वो कार्बन की तरफ चला गया जो पार्शियल पॉजिटिव के साथ है। तो ये आपके इस तरह का सियानो हाइड्रोजन प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। इसका अलग से मैकेनिज्म भी दिया है कि साइनाइड आयन किस तरह वो न्यूक्लियोफाइल बना के, वो आप एक जनरल मैकेनिज्म जो ऊपर दिए वो याद रख लेना, बस उसी की जगह वो फिट कर, बस एन यू माइनस था ना तो एन यू की जगह सी एन माइनस लगा दे, सारा रूट वही है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। देखो, जो मर्जी एग्जांपल ले लें। हाँ, इसमें एक एडिशनल चीज जो आपने ये में रखनी है, जैसे ये कन्वर्जन का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जी अल्डीहाइड एसिटल्डीहाइड से लैक्टिक एसिड बना है, तो आप फिर एसिटल्डीहाइड HCN करके पहले ये सियानोहाइड्रिन बनाते हैं। फिर सियानाइड की ये खासियत है कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं पानी के साथ एसिड की मौजूदगी में हीट करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, और जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में बदल जाता है। अमोनिया भी फिर HCl की वजह से अमोनियम का साल्ट बना देती है। तो हम इस तरह सियानो ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है एडिशन ऑफ बेस बाइसल्फाइड। अच्छा, ये इस वक्त जो है ये ना बेस ने इससे H लिया था ना Cl माइनस, यानी बेस कैटालाइज है। आप इधर आ जाए, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड है। अब सोडियम बाइसल्फाइड भी एक वीक एसिड है, लेकिन बेस इसमें डालेंगे तो बेस इससे H छीन लेगी, ठीक है। H छीनेगी तो SO3 माइनस बना देगी, SO3 माइनस, और Na प्लस तो साथ वैसे ही होगा। SO3 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, वो माइनस आके कार्बोनल पे अटैक करेगा, और इस तरह करके एक हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन इसी रिएक्शन की एक खूबी और भी है, आप शॉर्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बनाते हैं ना तो यही बनाते हैं कि सोडियम बाइसल्फाइड जो है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड डिस्कस करें, आपने ये मैकेनिज्म ये रिएक्शन लिख दिया, वो कहेगा मैकेनिज्म ड्रा करें, तो मैकेनिज्म वही NU वाला ही इस्तेमाल करें, बस NU की जगह क्या करें, SO3Na, H निकल गया ना तो SO3Na बस, मैकेनिज्म सारा वही चलेंगे। देख, SO3Na, ये मिस्टेक है यहाँ में, SO3Na आना चाहिए ना, H के साथ नहीं, क्योंकि बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन ली है, ठीक है, बेस ने हाइड्रोजन ली है। Na जो है वो आपका, बस ये भी, हाँ एक ये भी है, H2SO3 जैसे एसिड होता है ना तो उसमें से बेस एक हाइड्रोजन ले ले, पिछले को HSO3 माइनस न्यूक्लियोफाइल बना दे, ये इसके थ्रू भी वैसे हो सकता है रिएक्शन। हाँ, HSO3 आप NSO3 माइनस और साथ Na प्लस ये पूरे को यूज कर लें, या HSO3 माइनस को भी यूज कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। अगर करेंगे तो फिर जो O माइनस होगा उसको यही वाला प्रोटॉन दे देना, ठीक हो गया। देंगे तो वो वहाँ OH हो जाएगा, और ये SO3 माइनस हो जाएगा जिसके साथ सोडियम जुड़ी हुई होगी, यानी यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आ जाए, ये प्रोटॉन इस O को दे दें, अभी ठीक है। इसने वाटर के थ्रू दिलवाया, वाटर लिया, H+ ले गया, बाद में उसी से इसने OH ले लिया, वाटर अलग हो गया SO3, तो आप डायरेक्ट इससे भी ले सकते हैं, ठीक हो गए। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो मैकेनिज्म इसके साथ भी शो किया जा सकता है, SO3 माइनस Na प्लस के साथ भी शो किया जाता है H को निकाल के। अच्छा, दूसरा एक खूबी ये हो गई कि इसका मैकेनिज्म आपने बता दिया, रिएक्शन बता दिया, फिर वो कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रेसिपिटेट बनते हैं, सॉलिड प्रोडक्ट बनता है। सॉलिड का फायदा ये होता है कि हमें उसको फिल्टर करके अलग करना आसान हो जाता है। मतलब एक जगह यहाँ पे अल्कोहल भी मौजूद है, वहां पे आपकी ये कीटोन एसीटोन भी आपसे कहता है, एसीटोन और एथानोल दोनों का मिक्सर है तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर एसीटोन का रिएक्शन करवाएं, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एसीटोन कर जाएगा, ये इस तरह का एडिशन प्रोडक्ट बना देगा, एथेनॉल नहीं करेगा, मैं फिल्टर करके अलग कर लूंगा, बाद में इसमें एसिड डाल के इसको हीट करके हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो वापस दोबारा अपने पुराने एसीटोन जहाँ से चला था वहां पे NaCl SO2 और HCl साथ प्रोडक्ट में वो बन जाएंगे, एसीटोन वापस मुझे मिल जाएगा, ठीक हो गए। तो ये एक यानी प्रेपरेशन के लिए इसको हम यूज किया जा सकता है। यहाँ पे एक टर्म बोलते हैं प्रोटेक्टिव ग्रुप की, पीछे भी शायद जिक्र हुआ होगा कि आपने एक रिएक्शन करना जिसमें आप चाहते हैं ये कीटोन रिएक्शन ना करे, तो आप पहले सोडियम बाइसल्फाइड से उसको प्रोटेक्ट कर लें, दूसरा रिएक्शन करवा लें, करवाने के बाद फिर इसको हाइड्रोलिसिस करके तो वापस एसीटोन कीटोन में या एल्डिहाइड में ले आए, ठीक है। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ये रिएक्शन शो कर ले, एल्डिहाइड तो बड़े शौक से करेंगे,
कीटोन में ये मसला है कि ये बड़ा प्रोडक्ट, बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, तो कार्बोनाइल तक अटैक करना वो भी थोड़ा इशू आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जनाब एल्डिहाइड तो सारे ही करते हैं, कीटोन में भी फिर ये वो जो मिथाइल कीटोन है जिनके एक तरफ कम से कम मिथाइल छोटा ग्रुप लगा हो, तो वो ये रिएक्शन शो करा। अगर दोनों ही बड़े बड़े ग्रुप लगे हो तो फिर ये रिएक्शन शो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक होगा जी। तो इसका एक तो ये फायदा हो गया प्रोटेक्शन का, फिर उसको वापस भी लाया जा सकता है। अच्छा, प्रोडक्ट में उसने कहा जी जो बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है उसको अगर आप डिकम्पोज करना चाह रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस दोनों में से आप यूज कर सकते हैं। तो कार्बोनाइल हो जाएगा और HSO3 माइनस आपको वापस मिल जाएगा। अगर उसमें एसिड डालेंगे तो ये SO2 और वाटर में चल बेस डालेंगे तो SO3 - 2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। गिगनार्ड रीजेंट से ये हमने पीछे भी बात कर ली थी कि फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी जो है वो प्राइमरी अल्कोहल देता है रिएक्शन करके गिगनार्ड के साथ, और जो कोई भी और एल्डिहाइड है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और कीटोन लेंगे तो वो टर्शियरी अल्कोहल देता है। रिफॉर्मेट्स का इरेक्शन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अक्सर आया होता है, और नेमिंग इरेक्शन भी है तो ये आप जरूर करें। रिफॉर्मेट्स का इरेक्शन क्या है जी? कि जिसमें आपके पास एक अल्फा ब्रोमो एस्टर है, ये एस्टर है ना, C डबल बॉन्ड O O R, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर के साथ वाली कार्बन होगी अल्फा, अल्फा कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ी, इसलिए नाम दे रहे हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर। अल्फा ब्रोमो एस्टर को आप रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ ब्रोमीन की मौजूदगी में, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। यानी आपका वो जो अल्फा था, गौर करें, अल्फा वाले जो कार्बन पे ब्रोमीन, यानी एक अल्काइल हैलाइड टाइप समझ रहे हैं, एक अल्काइल हैलाइड जैसे होता है वो था। तो उसको रिएक्शन हमने करवाया कीटोन के साथ, करवा के हमने बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर हासिल किया। अब मसला ये, सिर्फ अल्काइल हैलाइड डायरेक्ट कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते ना अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो उसको मैं अटैच तो करवाना चाह रहा था, तो इसलिए फिर ये कहा कि आप जिंक जो है ना उसके साथ इसको आप करें कैटलिस्ट के तौर पे, बेंजीन सॉल्वेंट के तौर पे, तो आप जो है ये रिएक्शन हासिल कर सकते हैं। अब उसका ये किया कि ये जिंक पहले आया, जिंक ने ब्रोमीन को वहां से हटा के, खुद कार्बन अब जिंक से जुड़ी हुई है, जिंक आगे फिर ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान में जिंक इंसर्ट हो गया। दो बॉन्ड वो बना सकता है ना जिंक, एक कार्बन के साथ एक ब्रोमीन के साथ बना रहा है। फिर अब कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन की बात आई तो उसमें कार्बन पार्शियल माइनस बना हुआ है मेटल की वजह से, और मेटल पॉजिटिव है तो माइनस वाला कार्बोनाइल के साथ और ये प्लस वाला ऑक्सीजन के साथ, ये शक्ल बनेगी, एड अप हो गए। अच्छा, इस एडिशन के बाद आप देखेंगे, आप इसकी करें हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि ZnBr जैसे गिगनार रीजन में होता था ये हट जाएगा, यहाँ से OH बन जाएगा, और नीचे आपका ये CH2 वो बाकी सारा पार्ट वैसे तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर हो जाएगा, और जिंक के साथ जो पानी में से OH आके जुड़ जाएगा, Br वो अलग हो जाएगा, जिस तरह गिगनार रीजन में हम करते थे, तो वही पैटर्न तकरीबन यहाँ पे। और अगर आप इसकी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो आपके पास आ चुका है उसकी आप डिहाइड्रेशन करके, अल्फा बीटा OH है ना और H भी है साथ, तो डिहाइड्रेशन करके हम अल्कीन बना सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर हमारे पास आ सकता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने एक तो नाम के हिसाब से रिफॉर्मेट्स का इरेक्शन क्या है, फायदा क्या है, मैकेनिज्म क्या है, एक तो ये हो गया। दूसरा कन्वर्जन के हवाले से भी ध्यान में रखना है, वो आपसे कहे कि जनाब मेरे पास है ये अल्फा ब्रोमो एस्टर है, इससे मैंने ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनाना है तो क्या करूं, तो आप कहेंगे रिफॉर्मेट्स का इरेक्शन करवा लें। तो पहले आप अल्फा ब्रोमो एस्टर को जिंक बेंजीन से रिएक्शन करवा के यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर में लाएंगे, और उसकी फिर डिहाइड्रेशन करके उसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बना देंगे। ये इसने एक ओवरऑल रिएक्शन लिखा है। ये एक अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, कि जिसमें वो ये पार्ट सारा अल्डिहाइड वाला है ना, ठीक है ना, अल्फा पे था ना, ये अल्फा पोजीशन पे एस्टर, तो अल्फा वाली कार्बन ये वैसे ही खड़ी है, बाकी जो अल्डिहाइड वाली कार्बन और था, CH था और O डबल बॉन्ड सिंगल हो चुका, OH बन चुका, और इस C के साथ यही C जाके जुड़ा हुआ है, ठीक हो गया, तो ये ओवरऑल रिएक्शन।
एडिशन ऑफ वाटर है अल्डिहाइड्स कीटोन में, वो कह रहा है कि अब तो हमारे पास ये अगर ऐड अप हो भी जाए ना तो वो स्टेबल नहीं है, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते ना, आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। पानी में डालेंगे तो हो इस तरह बन जाएंगे, लेकिन साथ ही HOH वाटर निकाल के वापस भी चला जाता है। तो रिएक्शन हमें जो है वो इसके नहीं मिलते हैं, रिएक्शन हमें कीटोन के ही मिलते हैं। हाँ एक कंपाउंड है जिसे क्लोरल हाइड्रेट का नाम दिया जाता है, कि वो क्या है कि क्लोरल जो है ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड है, उसको पानी से रिएक्शन कराएं तो एक प्रोडक्ट बना, जिसमें वो इसने क्लोरीन 3 क्लोरीन ने यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना पुल किया हुआ है कि जिसकी वजह से वहां से वाटर एलिमिनेट होना, यानी एक ऑक्सीजन का दूसरे के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना मुश्किल हुआ खड़ा है। इसकी वजह से वो OH की फॉर्म में ही रहता है, क्लोरल हाइड्रेट की फॉर्म में ही रहता है, और इसी फॉर्म में हम क्रिस्टल्स की शक्ल में उसको हासिल कर भी लेते हैं। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह बाइसल्फाइड वाला आपने किया उसी तरह ये भी है कि अल्डिहाइड या कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब एक दफा एसिटल बन जाए ना तो उसको फिर हम वापस हाइड्रोलिसिस करके वापस अल्डिहाइड या कीटोन जहाँ से वो बना था उसमें ला भी सकते हैं, वापस भी ला सकते हैं, इसलिए इसको भी हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो बाइसल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड काम कर रहा था उसी तरह का ये भी कर सकता है, लेकिन उससे फर्क ये है कि उसमें प्रेसिपिटेट बनते थे, हम सेपरेट कर सकते थे उसको, ठीक है। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो वहीं पे रहता है, बस उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। तो प्रोटेक्शन है क्या, ये मैकेनिज्म इसका इसमें लिखा है कि ये एसिड कैटालाइज भी हो सकता है, ये बेस कैटालाइज भी है, दोनों तरह ही है। तो अगर इसने यहाँ वैसे शो किया है एसिड कैटालाइज को ना, ये कार्बोनल कंपाउंड है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया ड्राई HCl की मौजूदगी में, तो ये आपके पास हेमी एसिटल बना, ये वाला प्रोडक्ट, ये मतलब OH ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, HCl ने जाके क्या किया, इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को बढ़ा दिया, और अल्कोहल की ऑक्सीजन जो है उसने जाके वहां अटैक किया, अटैक करने की वजह से OR वहां और H फिर O- ने H ले लिया, बिल्कुल वही एसिड कैटालाइज जो मैकेनिज्म था। बस आप समझे O ये वाला न्यूक्लियोफाइल है जो आके जाके अटैक कर रहा है, ठीक है ओके। और वो अटैक के बाद आपके पास ये वाला प्रोडक्ट एक और अल्कोहल आएगा, उसी तरह ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस के ऊपर अटैक करके दूसरा OR भी अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, एक OR है, और दूसरा भी अगर आगे जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं एसीटल। देखोगे ये एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं, बेस कैटालाइज भी, ये इस वक्त एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म जो है ना उसकी बात की जा रही है, ठीक हो गया। अच्छा बेस कैटालाइज ये नहीं, क्योंकि अल्कोहल आपको पता है अल्कोहल में H जो है वो बेस के लिए लेना मुश्किल है, बेस जो है वो अल्कोहल से H+ आयन नहीं ले सकती, तो इसलिए बेस कैटालिसिस ये हो नहीं सकती, एसिड कैटालिसिस ही ये हो सकती। तो ये एसिड कैटालाइज ही होता है इसकी फॉर्मेशन जो है। हाँ इसको वापस जो लाते हैं उसमें आप कह सकते हैं एसिड बेस दोनों चलती हैं। अब ये जैसे फॉर्मेशन का जिक्र किया इसने कि H+ ने आगे पहले इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को बढ़ा दिया, ठीक हो गए। अच्छा बढ़ाने के बाद फिर उस अल्कोहल ने उस पर अटैक कर दिया, अटैक के बाद H जो था वो वहां से रिमूव हो गया, तो ये शक्ल है। फिर H+ आया, उसने इसको निकाल दिया, प्रोटॉन OH2 को निकाल दिया, तो ये प्लस हो गया। इस शक्ल में ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें सारों की ऑक्टेट मुकम्मल है। फिर अल्कोहल के लोन पेयर ने आके इस कार्बन पे अटैक किया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाके खत्म हो गया, ये शक्ल H+ यहाँ से ले लिया गया, तो ये हमारे पास एसिटल बन गया। इसका मैकेनिज्म आता है पेपर में भी, आपने जरूर करना है एसिटल फॉर्मेशन कैसी है। अच्छा फिर उसके बाद उसकी रिमूवल भी है, डिहाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड की मौजूदगी में उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो OR ग्रुप आपके वहां से रिमूव हो जाते हैं, और रिमूव होने के बाद आपके पास ये कीटोन या अल्डिहाइड जो भी हुआ, यहाँ तो अब दोनों देखो ना H है ना, एक R है तो अल्डिहाइड निकलेगा, अगर दोनों R होते तो फिर जैसे ये दोनों R है तो फिर आपका वो ये प्रोडक्ट, और निकलने के बाद वो कीटोन फिर प्रोड्यूस करता, ठीक हो गया। इसका मैकेनिज्म भी आप देख सकते हैं कि H+ आता है, पहले आके अल्कोहल को प्रोटोनेट कर, क्योंकि लोन पेयर है ले सकता है, प्रोटोनेट किया, आप ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया, ये लिविंग ग्रुप नहीं था लेकिन ये गुड बन, तो ये लोन पेयर इधर आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसको निकाल देगा, ये शक्ल है। वाटर इस कार्बोनल पे अटैक कर सकती है, वो लोन ऑक्सीजन आके यहाँ अटैक करेगी वाटर की, तो ये शक्ल। फिर वहां से ये OR एक और H ले लेगा तो अल्कोहल बना देगा, दूसरा भी गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। फिर ऑक्सी इसकी OH सिर्फ रह गया ऊपर वाले में, वो ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड बनाएगी तो इसको भी निकाल देगी, ठीक हो गया। ये शक्ल यहाँ से H+ जो है वो X- इसी एसिड का माइनस पार्ट आके H ले सकता है, और ये आपके पास
ये एल्डिहाइड की या कीटोन जो भी है वो उसमें आप वापस चले जाएंगे। ठीक हो गई, ये ओवरऑल रिएक्शन होगा। उसके बाद एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स या फॉर्मेशन ऑफ इमाइंस, इसमें हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड एन वाला फंक्शन ग्रुप जनरेट होता है ना, तो इसको बोलते हैं ना इमाइन फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए इमाइन डेरिवेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ इमाइन बनते कैसे, जब अमोनिया न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करते हुए कार्बोनल के साथ इंटरेक्शन करती है, तो वाटर और बनने की वजह से, हाइड्रोजन वगैरह निकलने की वजह से कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है और इमाइन प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे सिंपल एग्जांपल अमोनिया की उसने दी है, एक अमोनिया है, लोन पेयर आके लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक किया, ठीक है, ओ माइनस हो गया, ओ माइनस जो H प्लस से मिलके OH हो जाता है, NH2 हो जाता है, ये NH2 हो गया। NH3 माइनस, NH3 था ना वैसे लोन पेयर के साथ, लोन पेयर ने आके अटैक किया। अच्छा, इस रिएक्शन के अटैक को आप देखें तो नाइट्रो अमोनिया का लोन पेयर था जी, लोन पेयर आके कार्बोनाइल पे, ये एसिड कैटालाइजर, एसिड H प्लस पहले इसके साथ आके जुड़ चुका है, कार्बन प्लस बना चुका है। ठीक है, जैसे ऊपर आपने देखा था कार्बन प्लस फॉर्म में आ चुकी, फिर अमोनिया ने आके लोन पेयर ने उस पर अटैक किया, तो ये डबल बॉन्ड आपका खत्म हो गया, ये सिंपल, ये NH3 प्लस था, इससे H ले लिया गया, H वैसे ले लें या ये OH जो है यही उससे H ले ले तो वाटर बन जाएगा। ठीक हो गया, ये NH2 रह जाएगा। ठीक हो गया, फिर वो वाटर, अच्छा वाटर तो गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है। ठीक हो गया, फिर हम कहेंगे इसी NH2 से एक और H ले लिया जाता है, जब लिया जाता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और वो वाटर H2O बन के निकल जाता है। इसका मैकेनिज्म भी अभी आ जाता है, आप इजीली उसको देख सकें। इसी तरह ये अब मिथाइल अमीन का रिएक्शन करवाया अल्डिहाइड के साथ, उसी पैटर्न के ऊपर ये इमाइन जनरेट हो रही है, इनको शिफ्ट बेसिस भी बोलते हैं। ये भी आपने जेहन में रखना है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि अभी शिफ्ट बेस क्या होते हैं। तो जब एरोमेटिक एरोमेटिक अल्डिहाइड आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये सी डबल बॉन्ड, इसको हम शिफ्ट बेस का नाम देते हैं, और ये स्टेबल भी होती हैं। एलिफेटिक वाले इतने स्टेबल नहीं, एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इन बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ जाता है, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा आ जाती है। अच्छा, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कर, अमोनिया होगी, NH3 सिर्फ अमोनिया होगी, या अमीन्स हो गई, या हाइड्रोक्सिल अमीन होगी, NH2 यानी NH2 मौजूद है उसके पीछे जो मर्जी हो, R हो, OH हो तो हाइड्रोक्सिल अमीन, उसके पीछे NH2 हो तो हाइड्राजीन, उसके पीछे C6H5NH हो तो फिनाइल हाइड्राजीन, उसके पीछे NH2CONH हो तो सेमी कार्बाजाइड। ठीक हो गया, लेकिन ये सारों का रिएक्शन जो है वो एंड वाला CnH2 जो है उसका नाइट्रोजन का लोन पेयर ही कर रहा था, बाकी पार्ट तो साथ वैसे ही मौजूद होते हैं, रिएक्शन के अंदर उनका कोई रोल नहीं होता। ठीक हो गया सर, ये इसका है मैकेनिज्म आपका कि कार्बन, सॉरी ये उसने रिएक्शन ओवरऑल लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सिलमीन होगा तो ये डबल बॉन्ड N और पीछे OH जो साथ वो वैसे ही है, हाइड्राजीन होगा तो डबल बॉन्ड N के साथ NH2 हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन है तो उसी तरह, सेमी कार्बाजाइड है तो सेमी कार्बाजोन हो जाएगा। ठीक, इसको ऑक्साइम बोलते हैं OH की वजह से, इसको हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, इसको फिनाइल हाइड्राजोन, इसको सेमी कार्बाजोन का नाम दिया जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है कि पहले एसिड आता है, आके इसको प्रोटोनेट करके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा देता है, फिर अमोनिया का लोन पेयर आके वहां अटैक करता है, ये शक्ल बन जाती है। ठीक हो गया, इसने यहाँ से H माइनस निकाल दिया, आप H माइनस ना निकालें, यहीं से एक हाइड्रोजन जो है वो इस OH को दे दें, इसने H माइनस निकाला है, निकाल के फिर H माइनस लेके आया है। ठीक हो गया, ला के OH को इसने OH2 बनाया, आप क्या करें, यहीं से H प्लस जो है वो लेके OH जो है वो यहीं से H ले सकता है, और ये वाली शक्ल बन जाएगी, ये नीचे वाला NH3 से NH2 हो जाएगा, फिर यहाँ से वाटर ने इसने निकाला है और प्लस के साथ ये बन गया, यानी ये लोन पे इधर आके डबल बॉन्ड बनाया, वाटर निकल गया, ये शक्ल है, फिर इससे H प्लस ले लिया गया, तो ये वाला CH3C डबल H डबल बॉन्ड NH बन जाता है। ठीक होगा, वो आप ये भी कर सकते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल आता है, वाटर आके इससे हाइड्रोजन लेता है, वो H3O प्लस जो H प्लस शुरू में आया था वही वापस हो गया, और यहाँ वो जब H निकलेगा तो वो यहाँ के डबल बॉन्ड बना देगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो साथ ये वाटर भी निकल जाएगा, एक ही स्टेप में भी आप ये लिख सकते हैं। ठीक हो गया, और इस अंदाज से भी लिख सकते हैं जो मैकेनिज्म दिया हुआ। तो ये आपको समझ आ गया कि अमोनिया का कि पहले ये बनाता है और फिर आगे फाइनल प्रोडक्ट में चलेगा।
दूसरा एक उसने कहा अगर आप फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से रिएक्शन करवाएं तो फिर हमें हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमीन मिलता है। इस तरह के प्रोडक्ट की बजाय जैसे ये एसिटल्डिहाइड वगैरह से मिल रहा है, उसकी बजाय फॉर्मल्डिहाइड एक पॉलीमर टाइप जो स्ट्रक्चर है वो बना देता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये इसका रिएक्शन जो है वो इस तरह हो जाता है। तो आप कह सकते हैं ये ड्रॉबैक, या आप कह लें कि फॉर्मल्डिहाइड की एक्सेप्शन है कि वो इस वे में रिएक्शन करता है, बाकी सारे एल्डिहाइड इससे कर लेते हैं। एक और जिक्र इसने किया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये फिनाइल हाइड्रोजीन ही है लेकिन 2,4 डाइनाइट्रो के साथ हो। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो है वो जब रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोजन बनाती है, वो प्रेसिपिटेट होते हैं, येलो या रेड कलर के होते हैं। ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ये रिएक्शन शो कर सकते हैं, और इस तरह हम अल्डिहाइड या कीटोन जो है उनका पता चला सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन यहाँ है या नहीं। उसके बाद है जी रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करना हो वापस, यानी रिडक्शन में आप वो अल्कोहल तक भी जा सकते हैं, या उससे मजीद रिडक्शन जाए तो अल्कोहल से अल्केन की तरफ भी जा सकते हैं। अब इसमें मेन पॉइंट जो याद रखने वाला है, कैटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस जिसे हम अल्कीन की करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, प्लाटिनम प्लेटियम या निकल हो तो टेम्परेचर देते हैं। लेकिन इस हाइड्रोजनेशन में आपको याद हो गया कि अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड जो भी हो, चाहे वो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, चाहे वो कार्बोनाइल वाला डबल बॉन्ड है, वो दोनों को रिड्यूस कर देता है, दोनों की हाइड्रोजनेशन हो जाती है। ये एल्डिहाइड था तो भी वो रिड्यूस होकर अल्कोहल में चला गया, इधर डबल बॉन्ड अल्कीन वाला भी है एल्डिहाइड, तो दोनों की रिडक्शन करके अल्कीन को अल्केन बना देगा और एल्डिहाइड को वो अल्कोहल बना देगा। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों आप यूज करते हैं तो वो काम करते हैं H- न्यूक्लियोफाइल की जगह। न्यूक्लियोफाइल कहता है कि भाई मुझे कोई पॉजिटिव जगह दिखाओ, पार्शियल पॉजिटिव है, तो वो सिर्फ कार्बोनाइल ही उसे नजर आती। तो इसका मतलब है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे तो ये सिर्फ कार्बोनाइल को रिड्यूस करेंगे, ये आपका जो रिएक्शन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसको नहीं करेंगे। जैसे ही इसने रिएक्शन दिया है ओवरऑल ये बताया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हुई, उसकी जगह ये वाला चार ग्रुप आगे जुड़ गए, और उसके बाद फिर एस्टोसोफर एसिड डाला तो अल्कोहल की शक्ल में वो हमें मिल गए। ये O माइनस के साथ है ना, O माइनस इसके साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे H उनको मिलता गया तो वो अल्कोहल अलग होगी, एल्यूमिनियम सल्फेट अलग हो गया, लिथियम के सल्फेट अलग हो गया। ठीक है जी, इसी तरह हम बोरोहाइड्राइड के साथ भी ये काम आप कर सकते हैं। हाँ रिडक्शन, अच्छा इसमें ना सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड का एक मैकेनिज्म आपकी ना एफएससी की बुक में भी दिया था, वही मैकेनिज्म भी आप इस यूज कर सकते हैं। इसने जरा और अंदाज से किया, वो H- करके उसने रिडक्शन की थी, वो भी चलेगा। अगर आपको वो याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन करनी हो, यानी अल्कोहल पे नहीं रोकना, उससे भी आगे अल्केन पे जाना है तो फिर स्ट्रॉन्ग ले लें, जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन है जो कीटोन की रिडक्शन करके उसको आगे मजीद जो है वो उस पे अल्केन तक, अल्केन में। और वुल्फ किशन रिडक्शन है तो वो भी अच्छा। वैसे तो एफएससी की बुक में आपने पढ़ा था कि अल्डिहाइड और कीटोन उसने मेंशन किया था कि कीटोन के लिए क्लीमेंसन और अल्डिहाइड के लिए वुल्फ किशनर है, लेकिन वैसे रूटीन में ये दोनों के लिए ही काम आ जाते हैं, इसमें कोई इस तरह की डिस्टिंक्शन नहीं है कि फलां फलां के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो अल्डिहाइड कीटोन दोनों पे दोनों अप्लाई हो सकते हैं। क्लीमेंसन क्या था, जिंक मरकरी और एक्सियल के साथ मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं और ये आपका अल्केन बना देते हैं। और जो वुल्फ किशनर था वो हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन था बेस की मौजूदगी में, और कुछ टेम्परेचर भी हम देते थे, हीट भी करते थे, फिर आपका जो है वो अल्केन जो है वो बन जाती है। ठीक है, मैकेनिज्म आप इसके देखें तो क्लीमेंसन वाला जो है उसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह, मैकेनिज्म वैसे आपको बता रहा हूँ, पेपर के हवाले से करने की जरूरत नहीं है, पेपर में सवाल इसका मैकेनिज्म के हवाले से नहीं होगा। अच्छा ये इसका है जी ओवरऑल रिएक्शन ये था कि जिंक मरकरी HCl और कीटोन R1 R2 जो है उनको उसने ये अल्केन के अंदर कन्वर्ट किया पड़ा। मैकेनिज्म क्या है कि जिंक जो आता है ना, पहले जिंक मेटल वो आती है आके कार्बन के साथ अटैच होके बॉन्ड बना लेती है, और क्लोरीन Cl जो साथ मौजूद है, क्योंकि हमने लिया ना जिंक मरकरी और साथ HCl होता है, ऐसे ही लिखा ना ये, जिंक मरकरी और HCl भी साथ मौजूद है ना।
ठीक है। तो जिंक ने आया और साथ HCl भी आया, तो HCl से क्लोराइड आयन, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको जिंक ने दिया हुआ या उसने इस पे अटैक कर ले, एक ही बात है। और जिंक ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पे कार्बन पे अटैक कर दिया अपने, और कार्बोनाइल की डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन माइनस में चला गया। ये एक आपका पहले प्रोडक्ट बन गया दरमियान। फिर दो H+ एसिड वहां मौजूद है, उसने दो H+ दिए, एक H+, ये दोनों इसके साथ O- के साथ आगे, जो पहले उसको न्यूट्रल बनाया, फिर एक और H+ आके उसको प्लस में लेंगे, तो वाटर यहाँ से निकल सकता है, वाटर निकल गया, पीछे ये वाला बना, लेकिन कार्बन इस वक्त प्लस के साथ है। देखो, कार्बन जो प्लस के साथ है, कार्बन आपकी जो प्लस के साथ है, तो उसमें वो एक कार्बोकेटायन बन गया। उसके ऊपर फिर ये जिंक, दूसरा एटम जिंक का आता है, वो आगे क्लोरीन से, ये क्लोरीन को ले जाता है, ZnCl बना दिया। जिंक के ऊपर बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, वो माइनस में इस वक्त है, ऊपर प्लस मौजूद है। ठीक है, कार्बेनाइन इसे बोलते हैं। यानी आप ये इस सर्कल में, ये माइनस है वो प्लस है, बाद में ये जिंक प्लस में चला जाता है, और कार्बन जो है वो माइनस में। को मेटल पे कम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसे माइनस होना चाहिए, ज्यादा को पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस वे में ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। फिर H+ आता है आके, उस वो जो पॉजिटिव माइनस वाली जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन H+ आके जुड़ जाती है। जिंक यहाँ से अब Zn+2 की शक्ल में निकल जाता है, और पीछे माइनस छोड़ जाता है, कार्बन आयन वो एक और H+ लेके अल्केन में बदल जाती है। ये मैकेनिज्म आपका है क्लीमेंसन रिडक्शन वाले। ठीक है, एक और मैकेनिज्म भी इसका अंदाज है इसको बोलते हैं कार्बेनाइनिक, यानी कार्बेनाइन कार्बन माइनस बना के चल रही है। और एक कार्बिनॉइड मैकेनिज्म है, ये रेडिकल की फॉर्म में चल रहा है, जैसे ये बॉन्ड इसने तोड़ा है, तो जिंक जो है उसके साथ जुड़ गया, और कार्बन रेडिकल की फॉर्म में। फिर जिंक आया, उसने आके दोनों कार्बन, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। फिर दो H+ आए, उन्होंने आके वाटर को निकाल दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया। जिंक जो है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के जुड़ जाता है। फिर H+ आते हैं, दो H+ आते हैं, वो कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं, ये बना देते हैं, और जो जिंक है वो Zn+2 की शक्ल में निकल जाता है। ठीक है जी, ये क्लीमेंसन है। दूसरा आपका है वुल्फकिशन रिडक्शन, उसका मैकेनिज्म भी आप एक नजर देख लें, कि ये कीटोन थी, हाइड्रोजीन के साथ में उसका लोन पे आके अटैक करता है, वो जैसे C डबल बॉन्ड N, और साथ फिर NH2 वो वाली शक्ल बना देता है। फिर जो बेस होती है ना, बेस आके यहाँ से प्रोटॉन लेती है, इसका यहाँ डबल बॉन्ड मूव कर जाता है, वो डबल बॉन्ड टूट के आगे वाटर के हाइड्रोजन ले लेता है, कार्बन, यानी कार्बन जो हाइड्रोजन से अटैच हो जाती है, OH- जो आया था वो वापस निकल जाता है। तो शक्ल यानी ये वाली, कि H रह गया, N डबल बॉन्ड N हो गया, ये सिंगल हो गया, और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गई उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। नेक्स्ट टाइम में बेस फिर ये एक प्रोटॉन ले जाती है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होके नाइट्रोजन बन के निकल जाता है, और इस पे ऊपर आके कार्बन माइनस, और माइनस फिर वाटर से H लेके अल्केन में कन्वर्ट हो जाती है, OH- जो अभी आया था वो फिर वापस भेज दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि NH तो कैटलिस्ट है, और हाइड्रोजन एज ए रिएक्टेंट है, जो उसको कन्वर्ट कर देती है अल्केन के अंदर। ठीक हो गई। तो ये इसका ओवरऑल रिएक्शन दोनों का मैकेनिज्म है। ये सिर्फ आप ओवरव्यू देने के लिए पेपर के हवाले से बस आप इतना याद रख लें कि मैंने क्लीमेंसन या वोल्केशन रिडक्शन से जब करनी है तो कौन सा रीजन इस्तेमाल करना है, और कैसे प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ना ये रिएक्शन आपका, एक इसकी एप्लीकेशन आपको याद होगी, हमने बात की थी जब फ्रीडल ऑफ अल्काइलेशन असाइलेशन, तो हमने कहा था अल्काइलेशन में तो रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन बनता है और रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं, असाइलेशन में नहीं होते। तो हमने कहा पहले हम असाइलेशन कर लेंगे, असाइलेशन करने के बाद फिर असाइल जो कीटोनिक ग्रुप है उसकी रिडक्शन कर लेंगे। और उसकी रिडक्शन कैसे करेंगे, वो यही क्लीमेंसन या वुल्फकिशनल को यूज करते हुए ही करते हैं। ये अब एक कैटेगरी हमारी होगी रिएक्शंस की, जिसमें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, एसिड कैटालाइज है या बेस कैटालाइज है। अब दूसरा है अल्फा हाइड्रोजन एटम की वजह से ना, कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक इन नेचर है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन शो कर रही है। इसमें रिएक्शन जो है आपने उसमें पढ़े हैं FSC में भी, अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन वहीं पे था, कि वो अल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, तो वो बेस की मौजूदगी में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। और मैकेनिज्म इसका बिल्कुल उसी तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह, के बेस ने H ले लेना है और इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देना है। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फिर जाता है, जाके दूसरे कार्बोनाइल की कार्बन पे अटैक कर देता है, और O- हो जाता है।
O माइनस फिर पानी से H लेके OH बन जाता है। तो ऐसा मालिक्यूल जिसमें अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो हम नाम दे रहे हैं अल्डोल। ठीक हो, कंडेंसेशन उसका नाम हो गया। कंडेंसेशन रिएक्शन हम वैसे कहते हैं दो जुड़े, दो मालिक्यूल जुड़े, उनमें से कोई छोटा मालिक्यूल निकल जाए, उसको कंडेंसेशन का नाम दिया जाता है। ठीक हो गई। तो ये उसके ओवरऑल, ये बेस कैटालाइज है। अब नीचे उसने एसिड कैटालाइज कंडेंसेशन भी लिखी है। एसिड आप लेंगे तो वो प्रोटोनेट करके ऑक्सीजन को, कार्बन को प्लस बना देगा। और यानी उसने भी CH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल, हाँ CH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल पैदा किया ना, जिसने आके अटैक करने। वो कैसे किया कि एसिड H प्लस था, वो तो ऑक्सीजन पे जाके अटैच होगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन पे अटैच होगा तो उसे वो OH बना देगा, लेकिन वो प्लस के साथ होगा। ठीक होगा। प्लस फिर क्या करेगा, वो मूव करेगा इधर, और यहाँ से H प्लस जो है, जो एक H निकाल लिया जाएगा ना, यानी वो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, तो डबल बॉन्ड और H वो निकल गया, जो H आया था वो यहाँ से निकल गया, जो आया वो ऑक्सीजन से जुड़ गया, और इस कार्बन से एक H ले लिया गया एसिडिक होने की वजह से। ठीक हो गया, H प्लस निकल गया यहाँ से, और ये दरमियान में डबल बॉन्ड आपका जनरेट हो गया। डबल बॉन्ड का मतलब यही है कि आप इसको, अगर मैं इसको वापस ले जाऊं तो H निकल जाए तो डबल बॉन्ड, और ये CH2 माइनस की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं H प्लस ले लिया जाए तो वो इधर आके डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर आके माइनस बना देगा। ठीक है। तो आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, वो उसी अंदाज से फिर आगे कंडेंसेशन कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात है, अल्फा बीटा, अब OH भी मौजूद है, H भी मौजूद है, तो आप डिहाइड्रेशन करके अल्कीन डबल बॉन्ड तो बना सकते हैं, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो पोजीशन है इसी के ऊपर ही बना सकते हैं। ठीक होगा। तो ये आपका कह लें कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड जो है वो ये बन जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड। ठीक हो गया। जो आपका, इसे आप एक और नाम भी देते हैं, क्रोटोनल्डिहाइड भी कहते हैं, जर्नल नाम। अगर पेपर में सवाल हो कि एसिटल्डिहाइड से क्रोटोनल्डिहाइड बने, तो आप पहले एसिटल्डिहाइड से ये अल्डोल कंडेंसेशन करके ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसकी फिर डिहाइड्रेशन करके क्रोटोनल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, जिसको 2 ब्यूटी नाल का नाम दिया जा रहा है। ओके हो गया यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन भी आपकी रिवर्सिबल है, मतलब कि आप कीटोन्स जो है ना, जैसे एंड विद कीटोन द इक्विलिब्रियम इज अनफेवरेबल फॉर द कंडेंसेशन प्रोडक्ट। कीटोन के लिए कह रहा है अनफेवरेबल होती है, तो वो बन तो जाता है, जैसे ये बन गए प्रोडक्ट, लेकिन ये फिर वापस भी रिमूव हो जाते हैं, वापस यानी रिवर्सिबल है, वापस चले जाते हैं। तो अगर आपने कंडेंसेशन ऑफ कीटोन करवानी है तो फिर आप क्या करें, उसके बने हुए प्रोडक्ट को वहां से निकालते रहे। प्रोडक्ट इज कॉन्टिन्यूसली रिमूव्ड फ्रॉम द बेसिक। कहते हैं कीटोन के मामले में ये वापस जाना ज्यादा पसंद करते हैं, कंडेंसेशन कम। अगर लेना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट जैसे बनती जा रही है उसको वहां से आहिस्ता आहिस्ता निकालते भी रहें, ताकि और फिर रिएक्टेंट मिल मिल के प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। अच्छा, ये तो बात होगी ना, अगर एक, अगर आप मिक्सर यूज करेंगे तो फिर प्रोडक्ट भी ज्यादा मिलेंगे ना। एक वो होगा जिसमें ये अपने साथ ही कंडेंसेशन करेगा, एक वो होगा, एक वो होगा जिसमें ये अपने साथ कंडेंसेशन शो करेगा। दो हो गए। एक वो होगा जिसमें ये दोनों आपस में कंडेंसेशन शो करेंगे, तो तीन हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन प्रोडक्ट जो हैं आपके, एक दो तीन चार जो है वो इस तरह मिल जाएंगे इसमें। आगे है जी, नेक्स्ट है कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन भी बेस कैटालाइज्ड ही होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें जो आपकी अल्डिहाइड आप ले रहे हैं या कीटोन ले रहे हैं, उसके पास अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए बेस को आप एसिडिक प्रोटॉन तो मिलाना, जो वो ले लेती है, और कंडेंसेशन वाला प्रोसेस, जैसे यहाँ उसने प्रोटॉन लेके कंडेंसेशन शो की थी। अब वो क्या करता है आगे, फिर उसे कार्बन ही मिलती है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मिल जाती है अटैक के लिए, तो वो फिर इसी पे अटैक कर देता है, ओ माइनस बना देता है। अच्छा, ओ माइनस जब वापस आता है तो यहाँ से निकलता है H माइनस। H माइनस इस कार्बन जो पार्शियल पॉजिटिव वाले इस पे अटैक करता है, और अटैक कर देता है, जब वो इस पे आके जुड़ता है तो डबल बॉन्ड सिंगल होके O माइनस हो जाता है। ये डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाती है, तो ये बन गया HC डबल बॉन्ड O और OH, ये शक्ल आ गई। और जो H माइनस निकला उसने यहाँ अटैक किया,
तो CH3 हो गया, और ये ऊपर गया O- हो गया। ठीक हो गया, CH3O- बन गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि O- इससे H+ ले ले तो अल्कोहल बन जाएगी, और ये जो साल्ट बनेगा इसको वो जो बेस आई थी OH- उसके साथ जो सोडियम थी वो इसके साथ जुड़ के इसका साल्ट बना देगी। तो एक आपको अल्कोहल मिल जाती है और एक आपको एसिड मिलता है साल्ट की फॉर्म में। यानी आपका जो मालिक्यूल दो इस्तेमाल हुए, एक यहाँ शुरू में आया था और एक दूसरा यहाँ, दोनों में से एक मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन होके एसिड में चलेगी, दूसरे की रिडक्शन होके अल्कोहल में चलेगी। तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही स्पीशी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जारी होती है। ठीक हो गया, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। उसके बाद है बेंजीन कंडेंसेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो आपने एफएससी में भी किए हुए हैं, तो मे बी वो एफएससी की बेस पे वो यहाँ आपको ना दिए जाएं पेपर के अंदर, लेकिन बेंजीन कंडेंसेशन जो है ये आपका यही का रिएक्शन है, वो अलग से सेपरेट है, तो इसके आने के चांस जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, बेंजीन कंडेंसेशन क्या है कि दो बेंजल्डिहाइड आपस में कंडेंस होते हैं, होने के बाद बेंजोइन बनाते हैं, इसको हम बेंजोइन नाम दे रहे हैं। इसमें एक कीटोन यानी अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, वैसे कार्बोनाइल जो है वो अल्डिहाइड से कीटोन में बदल चुका है, और दूसरा जो अल्डिहाइड था वो अल्कोहल में बदल चुका है। ठीक, तो एक का अल्डिहाइड कीटोन में और दूसरे का अल्डिहाइड अल्कोहल में बदल चुका है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन कंडेंसेशन। रिएक्शन करवाने वाले कौन है? साइनाइड आयन है, KCN हो गया, वाटर और एथेनॉल की मौजूदगी में ये हम रिएक्शन करवाते हैं। मैकेनिज्म उसने दिया है, पहले साइनाइड आके साइनोहाइड्रिन बना देते हैं। आपको याद होगा साइनोहाइड्रिन का रिएक्शन हमें पढ़ा, CN- यहाँ अटैक करता है, ये O- हो जाता है। ठीक है, O- ने क्या किया, यहीं से H ले लिया, तो माइनस चार्ज शिफ्ट हो गया कार्बन के ऊपर, ये न्यूक्लियोफिलिक बन गई। वो न्यूक्लियोफाइल ने फिर दूसरी एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक किया तो O- हो गया। अब कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो बन गया, ठीक हो गया। अब वो O- जो था वो वापस आता है, तो यहां से बनेगा H-, वापस आता है तो ये H- की शक्ल में, H- जो है वो आके अटैक करे इस कार्बोनाइल के ऊपर, कार्बन के ऊपर, तो उसको डबल बॉन्ड बना देगा, या यही यही रहने दे साइनाइड। अच्छा, साइनाइड आपका ये है ना, तो रिमूवल तो साइनाइड की होनी है। ये अगले स्टेप में एक स्टेप आपका ये बना ना, O- बन गया। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन शिफ्ट है। प्रोटॉन शिफ्ट में क्या हुआ कि जो साइनाइड वाली साइड है, जिस कार्बन से साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन ने अपना हाइड्रोजन जो थी प्रोटॉन था वो दूसरी O- को देके उसे न्यूट्रल कर दिया, OH बना दिया। अब ये O-, अब ये वापस आएगा तो यहाँ से साइनाइड को रिमूव कर देगा, तो वो C डबल बॉन्ड हो गया और साइनाइड आयन वहां से निकल गया, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म हो गया। हेलोजिनेशन है नेक्स्ट, इसमें अगर आप, चूंकि एसिडिक प्रोटॉन तो है ना, H+ निकल सकता है, तो H+ निकल सकता है, तो एसिड और बेस की मौजूदगी में जब आप हेलोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो वो हेलोजन आके अल्फा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी H को हटा देगी और वहाँ खुद वो जुड़ जाए। अगर एक हाइड्रोजन है तो एक ही आगे जुड़ेगी, अगर तीनों हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकती हैं और तीन हाइड्रोजन आके वहाँ अटैच हो सकते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या है कि बेस ने पहले प्रोटॉन ले लिया, अल्फा हाइड्रोजन ले लिया, माइनस बना दिए, माइनस ये कार्बोनाइल टाइप स्ट्रक्चर बन गया ना। अब इसमें आप कहेंगे ये माइनस जो था पाई इलेक्ट्रॉन की शक्ल में क्या है, यानी इस माइनस वापस आया, इसने आगे अटैक किया हेलोजन के ऊपर, ये पाई इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन के थ्रू अटैक किया एक्स के ऊपर, एक्स को अपने साथ अटैच कर लिया, और जो दूसरा एक्स था वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वहां से निकल गया, वो X- बन गया। इस तरह ये प्रोडक्ट, इसी तरह अगर और हाइड्रोजन भी अवेलेबल हो तो बेस वो भी निकालती रहेगी और हाइड्रोजन को अटैच करती रहेगी। तो आप अगर तीन, मैक्सिमम तीन ही हाइड्रोजन हो सकती हैं यहाँ, तो तीन हाइड्रोजन भी आके अटैच हो सकते हैं। ये बेस कैटालाइज। और अगर एसिड कैटालिसिस पूछेंगे तो एसिड आके क्या करता है, वो इस प्रोटॉन ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देता है, वो प्रोटोनेट होता है तो वो वहां से ये डबल बॉन्ड को इधर मूव करेगा तो H को वहां से निकाल देगा, अल्कीन वाली फॉर्म, वही फॉर्म जो यहाँ बनी थी वही आ जाती। फिर उसी तरह अल्कीन में आप कहेंगे कि सर अटैक अब होगा उधर, वो कैसे होगा कि ये जो लोन पेयर है इधर आएंगे डबल बॉन्ड ये कार्बन पे, और कार्बन जाके अटैक करेगी हेलोजन पे, X- को वहां से निकाल देगी और X को वहां जोड़ लेगी, X- आके इस ऑक्सीजन से H ले जाएगा और ये इसको न्यूट्रल बना के डबल बॉन्ड O बना देगा। ठीक हो गया, तो ये ओवरऑल इसका वो आपका मैकेनिज्म हो जाता है।
अच्छा उसके बाद है जी, कह रहे एस्केट कैटालाइज बेस कैटालाइज दोनों तरह के थे, लेकिन दोनों में फर्क ये था, ईच सक्सेसिव हैलोजन स्टेप इज नॉर्मली स्लोअर देन द प्रीवियस वन, कि हर हैलोजिनेशन का जो स्टेप है वो पिछले की निस्बत से क्या होता जाता है, स्लो होता जाता है। इसलिए वो कहता है कि मोनो हैलो कीटोन या अल्डिहाइड जो है इस कंडीशन में हम बना सकते हैं, लेकिन बेस कंडीशन में हम उसको अगला हर स्टेप जो है वो फास्ट होता जाता है ना, क्योंकि विद ड्राइंग ग्रुप लगता जा रहा है ना, हैलोजन आ गया, हैलोजन इस यहाँ जुड़े हुए प्रोटॉन को और पार्शियल पॉजिटिव बना देगा। तो बेस कैटालिसिस में हम यहाँ पे एक दो तीन हाइड्रोजन है तो तीनों रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन एसिड कैटालिसिस में हम सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। अगला और स्लो है, उससे अगला अगर निकालना चाहें तो वो काफी स्लो होता जाता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने ध्यान में रखें। हेलो फॉर्म रिएक्शन करवाता है ना बेस की मौजूदगी, क्योंकि उसमें हमने जो आर है, जो यानी आपका कीटोन के साथ जुड़ा हुआ CH3 है, उससे तीनों हाइड्रोजन लेनी है। तो तीनों लेने के लिए फिर जरूरी है कि वहां बेस कैटालिसिस हो, इसलिए ये बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन से बेस की मौजूदगी में। तो वो आपका जो कार्बन आयल है वो एसिड में कन्वर्ट होके साल्ट, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, कीटोन से वो एसिड में चला गया है, और जो साथ में CH3 था वो CHBr3 इस फॉर्म में चला जाता है, वाटर और सोडियम ब्रोमाइड साथ बन जाते हैं। ये आपका FSC वाला वही है कि कीटोन से आप करते थे तो 134 11 और 33 की बैलेंसिंग के साथ ना अल्डिहाइड और कीटोन दोनों इसी को लेके चल रहे होते हैं, और जो आपका वो है अल्कोहल था वो 146 11 55 की बैलेंसिंग के साथ चल रहा होता है। अच्छा मैकेनिज्म उसने दिया है जी, बेस की मौजूदगी में करते हैं तो पहले तो ये बना, तीनों हाइड्रोजन निकली, तीन हाइड्रोजन आके अटैच हो गए, CBr3 बन गया, प्लस 3 भी ब्रोमाइड निकल गए, 3 वाटर बन गए। फिर इसमें बेस ने आके अटैक किया, अटैक उसने इस कार्बोनल कार्बन पे ही करना है, ठीक है, इधर अटैक किया, वो माइनस हो गया, ठीक हो गया, वो माइनस से, अच्छा इसने फिर क्या किया, ये सात OH था उसी से H ले लिया, तो CHBr3 बन गया, और वो ही O माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो आयन बन गया, जिसको सोडियम जो या पोटेशियम जो भी साथ कैटायन होगा वो उसको बैलेंस कर लेगा। इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट का नाम देते हैं। इसमें आपने ये याद रखना है कि अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वही शो करेगा जिसके इस तरह कार्बोनल के साथ CH3 मौजूद है, मिथाइल मौजूद है। अब आप कह सकते हैं कि सर अल्डिहाइड्स में तो सिर्फ एसिटाल्डिहाइड वाहिद है जिसकी कार्बोनल के साथ CH3 है, बाकी तो ज़ाहिर बात एक तरफ हाइड्रोजन होती है और दूसरी तरफ चेंज चेंज होती रहती है, तो सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही ये टेस्ट दे सकता है और कोई अल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देती। और कीटोन की बात करें तो कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन, यानी जिसमें कार्बोनल दूसरे नंबर पे, वन इसे कह लें दूसरा ये कह लें, तो टू ओन जो है मिथाइल कीटोन या टू ओन जो है सिर्फ वो ये रिएक्शन देंगे, और कोई भी कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करती। ऑक्सीडेशन है जी, डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो कह रहे हैं अल्डिहाइड की आप ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कन्वर्ट हो जाते हैं, KMnO4 से इजिली हो जाते हैं, तो पीछे भी हमने बात की थी ना इसके रिएक्शन में। और सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में भी ऑक्सीडेशन की जा रहा है, हालांकि वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन चूंकि अल्डिहाइड बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इस वजह से अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हम KMnO4 या सिल्वर ऑक्साइड या वो टॉलेंस रीजेंट या वो फेलिंग सोल्यूशन या बेंडेड सोल्यूशन, ये सारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो सारे के सारे अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उनको अल्डिहाइड को चेक करने के लिए एज ए टेस्ट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक हो गए। लेकिन जो कीटोन है उनके लिए फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, चलेगा। अब ये जो रिएक्शन उसने दिया ये सिर्फ अल्डिहाइड दे रहा है, कीटोन ये रिएक्शन नहीं दे रहा, ठीक है। बेस की मौजूदगी में उसने ये मैकेनिज्म भी लिखा है कि आके अटैक करता है O माइनस, और बाद में ये ऑक्सीडेशन जब होती है यानी H+ यहाँ से निकल जाता है, तो आपका फिर ये C डबल बॉन्ड O और OH या O माइनस की शक्ल में एसिड फॉर्म में आ जाता है। टॉलेंस टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं, जिसमें हम अमोनिया सोल्यूशन ऑफ अमोनिया लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, सिल्वर जो है वो अमोनिया के साथ मिलके ये डाइमीन सिल्वर डाइमीन आयन जो कम्प्लेक्स बना लेता है, वो फिर आगे अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो करता है। अब इसमें सिल्वर है +1 के साथ, तो सिल्वर की हो जाती है रिडक्शन, वो चला जाता है सिल्वर के अंदर, और अल्डिहाइड की हो जाती है ऑक्सीडेशन, वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड के अंदर।
ठीक हो गया। और कीटोन जो है उसके करें तो कीटोन के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कीटोन के साथ कीटोन की ऑक्सीडेशन ये नहीं कर सकते, उसके साथ ये टेस्ट भी नहीं आता। ठीक है जी। फेलिंग्स सोल्यूशन टेस्ट लें, एल्डिहाइड, कॉपर और हाइड्रोबेस है ना। असल में तो हम वहां लेते हैं ना, फेलिंग सोल्यूशन होता क्या है वो आपने पढ़ा, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, उन दोनों को मिक्सअप करने के बाद असल में बनता तो वहाँ कॉपर हाइड्रोक्साइड है ना। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है उसमें कॉपर आयन आते हैं जो रिड्यूस होके काप क्यूप्रिक से क्यूप्रस में चले जाते हैं, और अल्डिहाइड को वो ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट में बदल देते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है ये रेड कलर के प्रेसिपिटेट दे देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये रिएक्शन हो गया या नहीं हो गया। बेंडिक सोल्यूशन भी इसी तरह काम करता है, सेम वो भी यही है। फर्क सिर्फ ये है कि एक में आप जो बेंडिक सोल्यूशन है उसमें हम ले रहे होते हैं कि कॉपर का सिट्रेट आयन के साथ, और उसमें आप ले रहे होते हैं जो फीलिंग सोल्यूशन उसमें आप ले कॉपर का टाटरेट के साथ। टाटरिक एसिड का साल्ट होता है फीलिंग में, और इसमें जो है वो बेंडिक में कॉपर का सिट्रिक एसिड के साथ साल्ट होता है। अच्छा जी, पॉलीमराइजेशन है एसिड का ट्रायल, ये भी आपने एफएससी में बात की थी कि फॉर्मल्डिहाइड करें तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है, या मेटा फॉर्मल्डिहाइड भी। मेटा तो होता है ना सिर्फ तीन, ठीक, ये मेटा फॉर्मल्डिहाइड या ट्राइऑक्सिन ये। और अगर बहुत सारे जुड़ जाएं जैसे बड़ी लंबी चेन N-2 N मालिक्यूल, उसको फिर पैरा फॉर्मल्डिहाइड का नाम देते हैं। ठीक हो गया। और एसिटल्डिहाइड जो उसके 3 यूनिट इकट्ठे हों इस फॉर्म में इकट्ठे होते हैं तो वो पैराल्डिहाइड बना देते हैं। विट्टिक रिएक्शन, ये आपने अल्कीन वाले चैप्टर में भी बात की थी। इसके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं ये आके रिएक्शन करते हैं इसके साथ फास्फोरस जिलाइड के साथ, जो कि हम खुद बनाते हैं विट्टिक रिएक्शन के दौरान, और फिर हमें वो अल्कीन प्रोड्यूस करके देते हैं। जैसे इसने ये ट्राइफिनाइल फास्फीन लिया है, अल्काइल हेलाइड के साथ करवाते हैं, तो ये फास्फोरस जो है वो इस अल्काइल को अपने साथ अटैच करके एक बनाता है। फिर वो लिथियम के साथ आप जब रिएक्शन करवाते हैं, जैसे फिनाइल लिथियम है, वो आके वहां से आयोडीन को भी रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को भी ले जाता है, तो बेंजीन और लिथियम आयोडाइड बन जाती है, और ये आपका डबल बॉन्ड के साथ फास्फोरस जिलाइड बन जाता है। अच्छा, फास्फोरस जिलाइड जो आपका है वो रेजोनेंस में स्टेबल भी हो रहा होता है प्लस माइनस के साथ। देखिए ये फिर कीटोन या एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो करता है, एक साइक्लिक इसका इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, जो आपने 8वें चैप्टर में याद होगा बात की थी ना। एक रिंग रिंग बनता है, यानी कार्बोनिल C डबल बॉन्ड हो आप यहाँ ले आए, यानी ये ओ जो है वो फास्फोरस के ऊपर होना चाहिए, और डबल बॉन्ड C जो है वो इधर, डबल बॉन्ड C वाला जो वो यहाँ। ठीक है, ताकि ये पूरे का पूरा ग्रुप CH2 के साथ अटैच हो जाएगा, और जो फास ऑक्सीजन है वो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगी, तो ये फाइनल आपका प्रोडक्ट इस तरह अल्कीन का मिल जाता था। शिफ्ट बेस की बात अभी पीछे आपको याद होगा हमने की थी, अमीन्स के साथ रिएक्शन करवाएं अल्डिहाइड का तो C डबल बॉन्ड N बनते हैं, और एरोमेटिक जो अल्डिहाइड है उसको हम फिर शिफ्ट बेस का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो शिफ्ट बेस जो है वो आगे यूज होती है, मतलब यानी इसके अल्डिहाइड के टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। रिएक्शन अगर हो जाए बेंज अल्डिहाइड का उसके साथ एनिलीन के साथ, और शिफ्ट बेस बन जाए, तो हम कहते हैं कि ये बेंजल्डिहाइड या अल्डिहाइड यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गए। और अगर आप इसकी हेडोलिसिस करें तो हेडोलिसिस कर से आपको अमीन वापस फ्री भी मिल जाती है। N डबल बॉन्ड जो C था आपको याद होगा, इमाइन हमने पीछे हेडोलिसिस भी की थी 2-3 रिएक्शंस के दौरान, तो वो हेडोलिसिस होके वापस ये अल्कीन में भी आपके, सॉरी, वापस जिस अमीन जिससे आप चले थे उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप इसकी हाइड्रोजनेशन कर देंगे C डबल बॉन्ड को सिंगल बना देंगे, तो फिर एक अमीन अमाइनो ग्रुप जो है या सेकेंडरी अमीन जो है वो आपके पास आ जाती है। जैसे शिफ्ट टेस्ट क्या होता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हम एल्डिहाइड का लेते हैं, उसमें शिफ्ट रीजन ऐड करते हैं, और वो क्या करता है, वो इसका कलर रीस्टोर कर देता है, रिस्टोर इट्स कलर। दिस इज नोन एज शिफ्ट टेस्ट। मतलब उसमें लिया ना हमने रोजानीन हाइड्रोक्लोराइड लिया जो कलर्ड कंपाउंड है, उसको पानी में हल किया, फिर उसका रेड कलर हमने खत्म कर दिया है। कैसे खत्म किया, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास करके। ठीक है, अब जब शिप बेस आती है तो वो वहां से SO2 को हटा देती है, और उसके जो रेजोलिन हाइड्रोक्लोराइड की पुरानी फॉर्म जिसमें वो कलर था वही उसको लौटा देती है, तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन हो गया।
कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो ये रिएक्शन इजीली शो कर सकते हैं। बेर विलिगर ऑक्सीडेशन, लास्ट में मेरे ख्याल से यही है, हाँ जी आखिरी रिएक्शन है बेर विलिगर ऑक्सीडेशन, जो है ना पर एसिड्स की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में आपको एक एस्टर मिलता है और एक एसिड मिलता है, यानी कीटोन जो है वो पर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, पर एसिड में से ऑक्सीजन लेके वो, अब इसका मैकेनिज्म आप देखो ना, तो ये ओवरऑल उसने लिखा है कि पर एसिड में से ये जो ऑक्सीजन है, एच के साथ वाली ऑक्सीजन, उसका लोन पेयर कार्बोनाइल पे अटैक करता है और कार्ब ऑक्सीजन माइनस हो जाती है, वो माइनस इसी के साथ पड़े एच को लेके ओ एच हो गई, तो ये आर के सी के साथ दो आर, उसका ओ जो है वो ओ एच हो गया, और ये दो ओ और फिर कार्बोनाइल आर प्राइम सारा आके इस तरह अटैच हो गए। फिर H प्लस एसिड, आपने पर एसिड्स हैं, एसिड तो वहां मौजूद है, H प्लस भी मौजूद है, तो H प्लस जो है वो आके प्रोटोनेट करता है इस एस्टर वाली ऑक्सीजन को, तो ये हो गया OH प्लस, ठीक है, उधर से वो OH पहले से मौजूद था, अब हम कह रहे हैं वो लोन पेयर यहाँ आया, डबल बॉन्ड बना दिया, आर जो था यहाँ से कार्बन और अल्काइल ग्रुप, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा, वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया, और ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने की वजह से ये बन जाएगा एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड O, और इस O के साथ R आ जाएगा तो एस्टर बन जाएगा, ये एस्टर की फॉर्म आ जाएगी, और वो जो दूसरा था वो O के ऊपर गया तो O माइनस हो जाएगा, और वो उधर मूव करके डबल बॉन्ड को सिंगल बना देगा, तो वो आर सी डबल बॉन्ड O माइनस एक एनायन आपके साथ आ जाएगा, ठीक है, जिसको एसिड जो है वो खुद ही H प्लस दे के या वो पानी से लेके COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उधर से एस्टर आपके पास आ जाएगा। इसमें भी आपको जेहन में रखे, अच्छा ये जो शक्ल बनी ये भी रेजोनेंस में स्टेबल भी हो रही है, एक ये शक्ल है इसकी, दूसरी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, तीसरा इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, तीन रेजोनेंस, तीनों में से ये पहली और आखिरी वाली ज्यादा स्टेबल है कि इसमें सारों के ऑक्टेट मुकम्मल है, सेंटर वाली जरा कम स्टेबल होगी क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, तो इस तरह एस्टर और एसिड हमारे पास आ जाता है। अब आप कह सकते हैं कि सर जो कीटोन में थे ना ग्रुप, वो सारे चले गए हैं एस्टर के शक्ल में, और जो आपने पर एसिड लिया था वो एक ऑक्सीजन छोड़ने के बाद वो बदल गया एसिड में, ठीक है, ये एक पॉइंट ये याद रखने वाला मैकेनिज्म भी हो गया। दूसरा पॉइंट ये देखना, आर ग्रुप की माइग्रेशन हुई है, तो इसमें भी माइग्रेशन वाला वही बात जो हमने पीछे भी की थी कि ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह है, पाइनाकोल रीअरेंजमेंट के अंदर हमने की थी कि वो जो शिफ्टिंग हो रही है उसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चाहिए, माइग्रेशन किसने होनी है, कौन कर सकता है, कौन किसकी होने की सलाहियत ज्यादा, उस बेस पे फिर ये आगे चल रहा है, ठीक है जी। उसने कहा जी डाई इथाइल अगर आप कीटोन लेंगे तो फिर टाई फ्लोरो एस्टिक एसिड के साथ आप इसको इन मिथाइलिन क्लोराइड डाई क्लोरोमीथेन सॉल्वेंट है, इसके अंदर टाई फ्लोरो एस्टिक एसिड ले ले, टाई फ्लोरो एस्टिक एसिड यूज करके आप इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, और ये फिर वो एस्टर आपका जो ये डाई इथाइल कीटोन है वो एस्टर में चली जाएगी, और जो ट्राई फ्लोरो एस्टिक एसिड पर एस्टिक एसिड था वो एस्टिक एसिड में चला जाएगा। ओके हो गया जी। उसके बाद लास्ट में जी केमिकल टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कि हमने पता चलाना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो उसमें एक पॉइंट पहला है तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का, आपको याद हमने कहा था दोनों रिएक्शन कर जाते हैं, दोनों प्रेसिपिटेट बना देते हैं, तो हम इनकी प्रेजेंस का पता चला सकते हैं। दूसरा, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अल्डिहाइड को सिर्फ ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कीटोन को नहीं कर सकते, तो दोनों में फर्क को कम कर सकते हैं। फेलिंग सोल्यूशन जो रेड प्रेसिपिटेट देता है, सिल्वर मिरर जो है टॉलरेंस रीजन के साथ आता है, कीटोन जो है ये रिएक्शन शो नहीं करते, सिर्फ अल्डिहाइड करते हैं, दोनों में फर्क कर सकते हैं। तीसरा है मिथाइल कीटोन और एसिटल्डिहाइड, ये आपके आइडोफार्म टेस्ट जो है वो दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं देता, तो हम इसको यूज करके दूसरों से फर्क कर सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड और दूसरे एल्डिहाइड जो हैं वो आपस बेस के साथ आप रिएक्शन करा के उसको कर सकते हैं, कैसे कि फॉर्मल्डिहाइड कैनिज़ेरो देगा कि अल्फा हाइड्रोजन उसके पास नहीं है, और जो दूसरे एल्डिहाइड है उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी तो वो अल्डोल कंडेंसेशन देंगे, इस तरह हम उनमें फर्क कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ये भी ध्यान में रखना है, ये रिएक्शन आपसे सवाल हो सकता है कि फलां को फलां से फर्क करें,
अल्डिहाइड को कीटोन से, या दो अल्डिहाइड को आपस में, या दो कीटोन को आपस में, या एक अल्डिहाइड को एक कीटोन से फर्क करें, तो फिर कौन कौन से टेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या अल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल से फर्क करें तो मैं कौन से रिएक्शन दूं जो अल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हो और अल्कोहल वो रिएक्शन ना देता हो। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना रिएक्शन वो आपने रखने हैं ज़हन में। नहीं जी, ये चैप्टर आपको यहाँ करना है।